से ऑयल कंपनियों के जो सीईओ हैं उनके साथ एक बैठक की है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए। सुधाकर, इस बैठक को ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर से तेल कंपनियों के साथ बैठक है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और ये छठी एक तरह से कह सकते हैं ये बैठक है जो ऑयल कंपनीज के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और विशेषज्ञ है। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लगातार ये बैठक बुलाई जा रही है और खासतौर से ये तेल और गैस क्षेत्र में जो अग्रणी स्तर पे काम कर रहे हैं उन कंपनियों के साथ ये मुलाकात होती है। तो क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ मुलाकात होती है और एक तरह से देश तेल और गैस क्षेत्र में जो भागीदारी कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस बात का भी प्रतीक है। ये एक तरह से इस बैठक में जो तेल और गैस क्षेत्र के जो अहम मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो साथ ही साथ भारत के साथ सहयोग से निवेश के जो संभावित जो क्षेत्र हैं उनका भी पता लगाया जाता है। इस बातचीत का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किस तरह से जो स्वच्छ विकास है, स्थिरता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। बातचीत में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बात होती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस, ऊर्जा स्वतंत्रता की बात हो या फिर गैस आधारित अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन देश भर में बिछाने की बात हो या फिर एक तरह से उपलब्धता बढ़ाने की बात हो। स्वच्छ ऊर्जा के मामले में निश्चित तौर पर दुनिया में एक तरह से भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्सर्जन घटाने पर बहुत ज्यादा देश का जोर है। जो ग्रीन हमारा हाइड्रोजन मिशन है, हम जानते हैं कि इसको भी लेकर इस बार 15 अगस्त को भी पीएम मोदी ने बातचीत की थी। उसमें बहुत ज्यादा आने वाले समय में अवसर बनने वाले हैं। जो जैव ईंधन का उत्पादन उसको बढ़ाने की बात हो या फिर जो एक तरह से वेस्टेज से वेल्थ की बात हो, उन तमाम क्षेत्रों पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लेकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ हैं, शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और विशेषज्ञ हैं, उनके साथ विचार विमर्श हो रहा है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। सुधाकर, जैसे हम सभी जानते हैं कि छठा सालाना संवाद हो रहा है, क्या निवेश के साथ साथ ऐसी ऊर्जा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा जो पर्यावरण हितैषी हो? जी बिल्कुल, देखिए, और गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के पीछे यही मकसद है। हम जानते हैं कि सीएनजी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है देश में। साल 1992 में 1992 में पहला सीएनजी देश में हमारे स्थापित हुआ था और 2014 तक 22 साल में आप समझिए कि सिर्फ 900 सीएनजी स्टेशन देश में थे। लेकिन अगर बीते साल दिसंबर तक बात करें 2020 तक, तो 1500 से ज्यादा 6 वर्ष के भीतर सीएनजी स्टेशन शुरू हुए और भारत की कोशिश है कि इसको 10,000 तक पहुंचाया जाए। और निश्चित तौर पर जो गैस पाइपलाइन है जो अभी करीब 16-17 हजार किलोमीटर है, उसको बढ़ाकर 35,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा पीएनजी कनेक्शन को किस तरह से देश के हर घर तक पहुंचाया जाए, उसकी बात हो रही है। इन तमाम मोर्चों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से बड़ी भूमिका रहने वाली है इस बैठक की। सुधाकर, जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद रोजगार एक बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है, तो क्या ऑयल सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं हों, बढ़े, यूथ इसमें और शामिल हो, इस पर भी चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सिर्फ एक तरह से गैस खनन या अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में अवसरों की बात करें तो अगले 4 वर्षों में $50 बिलियन की जरूरत एक अनुमान है कि वहां जरूरत पड़ सकती है। और भारत का लक्ष्य भी है कि 40 मिलियन टन तेल और 50 बीसीएम तक गैस उत्पादन का लक्ष्य साल 2023-24 तक भारत ने रखा है। तो उस लिहाज से ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक तरह से रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ज्यादा संख्या में अगर सीएनजी स्टेशन खुलते हैं, पीएनजी के क्षेत्र में लोगों के काम करने की जरूरत होती है और इससे न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी और बीते समय में इस पर बहुत ज्यादा एक तरह से हम जानते हैं कि आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी। तो उस निर्भरता को एक तरह से
ना सिर्फ डाइवर्सिफाई किया जाए बल्कि एक तरह से स्वदेशी चीजों को हम जानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से सीधे किसानों को फायदा हो रहा है। इन तमाम क्षेत्रों में निवेश कैसे आए, आधुनिक तकनीक कैसे आए, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। क्या कहा जा सकता है कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने के प्रति काम किया जा रहा है? ये संवाद उसी का एक शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सिर्फ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, इसका फायदा देश के हर हिस्से को, जिस तरह से चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिमी भारत हो, हर क्षेत्र को गैस पाइपलाइन से जिस तरह से जोड़ा जा रहा है। और इस बैठक में हम जानते हैं कि दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रोजनेफ्ट हो, सऊदी अरबिया की सऊदी अरमाको हो, एक तरह से ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, इस तरह की जो तमाम जो बड़ी गैस की कंपनियां हैं देश की, अगर बात की जाए वेदांता, रिलायंस, तमाम कंपनियों के सीईओज हो, तो अब भारत में जो बड़े निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, गैस बेस्ड इकोनॉमी में जो तमाम कंपनियां किस तरह से अपनी भागीदारी निभा सकती है और एक तरह से किफायती स्वच्छ ऊर्जा देशवासियों को कैसे उपलब्ध कराई जा सके, इन तमाम मुद्दों पर एक तरह से बहुत गंभीरता से न सिर्फ मंथन होगा बल्कि एक तरह से आने वाले समय के लिए रोड मैप भी बनाया जा सके। अगर हम निवेश की बात करें सुधाकर, तो क्या जो आयात निर्भरता है उस पर भी कमी लाने का प्रयास किया जाएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हम एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो खासतौर से गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र है, स्वच्छ ऊर्जा में हम बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इस तरह की तमाम चीजों में हमने जो 40 गीगावाट का लक्ष्य रखा है साल 2030 तक, तो एक तरह से ये जो हमारी आयात पर निर्भरता है उसको कम करेगा। जो हाइड्रोजन मिशन है, एक तरह से ये आने वाले समय में देश को और ऊर्जा सुरक्षा देगा। तो इस तरह के अभियानों में को किस तरह से और मजबूती दी जा सकती है, खासतौर से तेल और गैस क्षेत्र में जो दुनिया के बड़ी कंपनियां हैं जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे, उन तकनीकों को देश में अपनाते हुए, तो उसकी बात होगी। बिल्कुल, सोलर ऊर्जा क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी आ रही हैं, सोलर से चलने वाली गाड़ियां भी आ रही हैं, तो क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोलर की भी रहने वाली, लेकिन इस क्षेत्र आज की बैठक में खासतौर से तेल और गैस क्षेत्र पर बात होने वाली है। तो एक तरह से ये जो परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र है वो उसमें कैसे सीएनजी हो, पीएनजी हो, इन तमाम चीजों को कैसे और भी उपलब्धता बढ़ाई जा सके, मजबूती दी जा सके इन क्षेत्रों को, उसकी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने